अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं समीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं ये NIOS 10th क्लास की इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कोर्स वगैरह तो हमने पूरा फिनिश कर लिया है। अभी हम सैम्पल पेपर पढ़ रहे हैं और सैम्पल पेपर में आप देख रहे होंगे कि इससे पहले हमने इस पेपर का यानी 4 सेक्शन होते हैं। आप जानते हैं जो पेपर होता है हमारा 11 या 12 पेजेस का होता है, जिसमें 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी प्लस सेक्शन डी। ये वाला ए वाला जो सेक्शन होता है ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें 2 पैसेजेस दिए रहते हैं, ठीक है, पैराग्राफ्स देते हैं और उन्हीं में से हमें आंसर तलाश करके लिखना होता है, फाइंड करके लिखना होता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन तो ये होता है। बाकी सेक्शन बी जब हमने पढ़ा तो इसमें हमने देखा कि तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन इसमें होते हैं सेक्शन बी में। अब सेक्शन बी में हमने ये सारा हमारा राइटिंग स्किल का होता है। सेक्शन ए ये होता है हमारा रीडिंग स्किल, इसमें हम रीडिंग स्किल होता है हमारा, ये रीडिंग होता है और ये हमारा राइटिंग स्किल होता है। ठीक है, राइटिंग स्किल हमने तो रीडिंग और राइटिंग स्किल हमने पढ़ रखी है। अब हम ये सी वाला पढ़ने जा रहे हैं, सी सेक्शन है ना। सी सेक्शन में क्या है? ग्रामर। सी सेक्शन जिसमें हम ग्रामर पढ़ते हैं और ये आता है आपके 30 नंबर का। तो बहुत ही आसान सेक्शन है। इसमें आमतौर पर क्या है, सारे क्वेश्चन आपको वही फिल द ब्लैंक्स वाले ही आपके होते हैं। आमतौर पर सारे क्वेश्चन फिल द ब्लैंक्स वाले हैं। हम देखते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं और इसके आंसर को लिखने का तरीका भी आपको समझना होगा कि ये नहीं कि हम पूरा का पूरा ये कॉपी कर देंगे। हमें ये चीज़ सब कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती बेटा, ये सब कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल भी हमें नकल नहीं करना है। हमें आंसर नंबर डाल करके, चलिए मैं आपको PDF में बता दे रहा हूँ, आंसर नंबर डाल करके जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? आंसर नंबर 7। आप इसको लिखेंगे ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन ले लेंगे, लिखेंगे आप आंसर नंबर 7। ठीक है, अब आंसर नंबर 7 में अब आप देखेंगे उसमें 1 2 3 दिया हुआ है ना, 1 2 और इसी तरह से 3 4 5 5 6, इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं इसकी, ये हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये दिए हुए हैं आपके सेक्शंस। और ये कौन सा क्वेश्चन है? आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब यहां पर जो फिल करना है ना, यहां पर आप देख रहे हैं कि नंबर डाला हुआ है पहले से। आप इसको ध्यान से देखें, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है जिसका आंसर नंबर 7 हम लिख रहे हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहां पर पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह क्या रहे हैं ये? कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को आपको कंप्लीट करना है, पूरा करना है, बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक को फिल करके यानी खाली जगहों में फिल करके, खाली जगहों में फिल करना है, भरना है खाली जगहों को। फॉर ईच ब्लैंक, और हर ब्लैंक के लिए यानी हर खाली जगह के लिए देयर आर 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आप देख लें कि जो भी खाली जगह है, जैसे वहां पर आप नंबर 1 देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन में आपके नंबर 1 डाला रहेगा। जैसे यहाँ पर है ये नंबर 1, ठीक है। अब ये नंबर 1 है, इस नंबर 1 के लिए यहाँ पर देखें आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। या तो ए हो सकता है, या दा हो सकता है, या आयन हो सकता है, या एज हो सकता है। इन चारों ऑप्शन में से आपको कोई यहाँ पर फिल करना है। जैसे आप ये पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है पहला, इसमें इन्होंने करके दे दिया है ना कि फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, ये इन्होंने बाई फिल करके दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप आंसर में दिया हुआ था ना, ये एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि ये एक इन्होंने करके दे दिया है। बाई है, ए में बाई है, बी में ऑन है, सी में 4 है, ये 8 है। अब इनमें से देखना था कि कौन सा फिल होने वाला था। तो गुलिवर्स ट्रैवल रिटन बाई जोनाथन स्विफ्ट के जरिए गुलिवर ट्रैवल लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बाई लिख दिया गया। बाई का सेंस आ रहा था कि इनके जरिए लिखी गई है, इसलिए बाई लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर ऑन 4 या 8 का अगर आता सेंस, अगर वो सही लग रहा होता तो वो हमें फिल करना होता। तो हमें फिलर्स को देखना है कि एक्चुअली लग क्या रहे हैं और यहाँ पर क्या फिल करना है। अब ऐसे जैसे यहाँ पर ये पहला नंबर, यहाँ से आपको आंसर में करना है। ठीक है, वहां पर आंसर नंबर हमने डाल रखा है, जो सही है वही आपको फिल करना है।
तो आपको क्या लिखना है, जैसे रिकाउंट द स्टोरी ऑफ लेमुएल गुलिवर, ठीक है, प्रैक्टिकल माइंडेड इंग्लिशमैन ट्रेंड। अब यहां पर आप देखना है कि क्या सही है, आ सही है, दा सही है, एन सही है या एस सही है, ठीक है। तो अब प्रैक्टिकल माइंडेड इंग्लिशमैन, तो आ हो जाएगा क्योंकि प्रैक्टिकल पी से शुरू हो रहा है, तो यहां पर ये ए वाला ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वहां पर जो फिल करना है, आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में यानी ए वाले में क्या लिखोगे, अब यहां से आप ब्लू ले सकते हैं, ठीक है, यानी क्वेश्चन का नंबर आपने डाल दिया है, अब आप यहां पर ब्लू ले सकते हैं। अब इसमें क्या सही है, आपका ए सही है, ठीक है। अब ए में आप चाहें तो यहां पर ब्रैकेट में ऐसे लिख दें, ठीक है। तो फर्स्ट का वो ए सही है, ठीक है, ए वहां पर सही है। आपके क्वेश्चन में क्या देखा आपने कि ए का ए सही है, मतलब यह है कि पहले का ए सही है, ठीक है। तो यहां पर हम पहले का ए सही है, इस तरह से ये लिखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे आप लिख दें कि ये ए सही, जो सही था वो आपने लिख दिया। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन सा सही है, ठीक है, सेकंड वाले में कौन सा सही है, क्या फिल किया जाएगा। चले देखें सेकंड वाला कहां पर आ रहा है, इसमें ये अगला आएगा सेकंड का, इंग्लिशमैन ट्रेंड आ सर्जन। तो ट्रेंड किस चीज में ट्रेनिंग है, तो यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्रेंड फॉर एज अराउंड ऑन। तो ट्रेंड एज अ सर्जन होता है ना, यानी सर्जन की हैसियत से, जर्राह की हैसियत से, तो एज हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, ये एज होगा, ये वाला आपका सही है। तो वहां पर आंसर में हम क्या लिख देंगे, हम वहां पर सेकंड का बी लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहां पर कैपिटल में लिखा हुआ तो आप भी कैपिटल में इसको लिख दो। अब यहां पर आप बी सही है, आपने बी लिख दिया सेकंड वाले में। अब थर्ड वाले में हम देखेंगे, थर्ड वाले में हमारा क्या सही है, ठीक है, ये है थर्ड वाला। थर्ड वाले में कहां फिल करना है, यहां पर आप देखेंगे ये है थर्ड। तो हु टेक्स टू द सीज हिज बिजनेस फेल्स, ही टेक्स टू द सीज। अब यहां पर आ जाएगा कि हाउ, वेयर, व्हेन, whom। तो सीज वेयर हिज बिजनेस फेल, तो यहां पर ये वेयर का सेंस आ रहा है, यानी वेयर हमें फिल करता हुआ लग रहा है, क्योंकि यहां एक प्लेस सी की बात हो रही है, सी एक प्लेस हो जा रहा है, है ना, सी समंदर, यानी एक प्लेस बताया जा रहा है। तो वहां पर वेयर यानी जहां उसका बिजनेस क्या हो जाता है, फेल हो जा रहा है, नाकाम हो जा रहा है। तो इसलिए यहां पर जहां का सेंस आ रहा है, तो यहां पर हमारा वेयर सही हो रहा है, तो ये यहां पर हम बी लिख देंगे। अब आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा, यानी जो आपका ऑप्शन सही है वही ऑप्शन आपको खाली फिल करना है। क्लियर बात हो गई। अब जो भी ऑप्शन आपके सही हो रही है फिल कर देना है। ये समझो आप आपके क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया, ठीक है। यानी जो फिल द ब्लैंक्स करना होगा उनमें से जो सही होगा वही आप वहां पर फिल करेंगे। बाकी इनमें से जो सही होगा वो करना होगा, इनमें से जो होगा वो करना होगा, इसमें से जो होगा वो करना होगा। ये मैंने आपको जवाब के तौर पर बता दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 अब आपका खत्म हो गया, ठीक है। आप देखेंगे यहां पर और भी दिए हुए हैं, जैसे 4 है, 4 में क्या सही है वो आप इनमें से 4 वाले में देख करके देख लो, 4 में क्या सही है इसमें से देख करके फिल कर लो। जैसे आप देखेंगे 4 में क्या सही है कि गुलिवर ऑन 4 सेपरेट वॉयेजेस इन द स्टोरी। तो गुलिवर जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, जाता है, 4 सैर पर जाता है, मतलब सफर पे जाता है, अलग अलग सफर पे जाता है, ठीक है। तो ये गोज है, ए सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप यहां पर आप चौथे में आपने ए सही कर दिया। तो जो भी आपको सही लग रहा है फिल करने में, जो सेंस आ रहा है, ठीक है, पढ़ेंगे नंबर वहां पर डला हुआ है, वही नंबर नीचे भी डला हुआ है, ठीक है। जो नंबर यहां पर डले हुए हैं, जैसे यहां पर 6 डला हुआ है, अब 6 में क्या भरा जाएगा, यहां पर हम देखेंगे अपॉर्चुनिटीज सेटराइजिंग, ठीक है, ये छठा है। अपॉर्चुनिटीज ये है, अपॉर्चुनिटीज विद opportunities satirizing the ways of English people. Opportunities while satirizing, हाँ, तो ये वाइल हो जाएगा कि ये वाइल कर रहा है, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब हमें लग रहा है कि सी सही है 6 वाले में। अब यहाँ 6 वाला जो हम डाले हुए हैं, ये 6 वाले में सी लिख देंगे, ठीक है। मतलब जो भी आंसर आएगा जो हमें लग रहा है वो सही कर देंगे। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, यहां से
अब यहां पर हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव। आपको करेक्ट एडजेक्टिव से फिल करना है फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट में ये दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक चुनना है, ठीक है। अब आपको जो चुनना है वही वहां पर आंसर में लिखोगे। अब 8 में देख लो कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब इसमें भी 8 में आप ये जवाब लिख लो। आप फिर से ब्लैक पेन ले लो और आप अगले पेज में इसका जवाब लिखो। आप ऐसे पेज नंबर यानी अगला पेज आपका जो रहेगा, आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 8 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आपने देखा कि आंसर नंबर 8 में भी 6 ब्लैंक्स हैं जो हमें फिल करना है। अब उन ब्लैंक में देखेंगे जो हमारा सही होगा वो यहां पर हम फिल करते जाएंगे, ठीक है। अब देख लें सारे एडजेक्टिव्स को, हम देख लेते हैं कौन कौन सा हमारा सही हो रहा है। अब 8 में देखो पहले वाले में कौन सा सही हो रहा है। अब इसमें लिखा हुआ है द थ्रिलिंग या थ्रिल्ड क्राउड वॉज द जगलर इन अमेजमेंट। तो क्या हो जाएगा, थ्रिल्ड क्राउड हो जाएगा, यानी रोमांचक हुई जो भीड़ थी वो बहुत ही लुत्फ अंदोज होकर के जगलर यानी मदारी को देख रही थी, ताज्जुब में देख रही थी, ठीक है। तो ये थ्रिल्ड यहां पर हम फिल कर देंगे। तो जो हमारा सही है वो यहां पर हम फिल कर देंगे। यहां पर हम दूसरा पेन ले लेंगे, ठीक है। हम यहां पर ब्लू ले लेंगे। अब यहां पर हम थ्रिल्ड लिख देंगे। ये हमने थ्रिल्ड लिख दिया, ठीक है। जो हमें सही लग रहा है, ऑप्शन में वही हम फिल कर देंगे। दूसरा है एप्पल कंटेंट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब दा लग जाए तो समझ लो कि मोस्ट ही आएगा, ठीक है। अगर कहीं दा लग जा रहा है एडजेक्टिव में और उसके बाद में कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो मोर और मोस्ट दिया हुआ है तो समझ लो कि मोस्ट हमें लगाना होगा। अब यहां पर हम क्या लिख देंगे, मोस्ट हमने फिल कर दिया। अब तीसरे वाले में देखेंगे लिखा हुआ है कि दे आर ऑल ऑनरेबल मैन। वो सब क्या है, इज्जतदार लोग हैं। तो अब यहां पर ऑनरेबल का सेंस आ रहा है, ऑनरेबल हमने फिल कर दिया। आप देख रहे हैं ना कितना इजीली हम फिल करते जा रहे हैं, कितना इजी है फिल करना। मतलब इनका फिल करना, इनका भरना कितना इजी होता है, कोई मुश्किल बात ही नहीं। बस एक बार पढ़ते चले जाओ, ग्रामर वैसे भी बहुत इजी होता है। आगे देखो चौथे में क्या कहा है, इट्स होपफुल या होपलेस ट्राइंग टू कन्विंस हर। उसे कन्विंस समझाने की कोशिश करना होपलेस है, ठीक है, ठीक है। तो इट्स क्या, ये होपलेस है, इट्स होपलेस ट्राइंग। तो आप होपलेस कह सकते हैं कि होपलेस है, या आप होपलेस कह सकते हैं, या होपफुल भी सेंस आ जा रहा है कि उसे कन्विंस करने की कोशिश करना फायदेमंद है, ठीक है। अगर लग रहा है कि वो कन्विंस हो जाएंगे तो होपफुल या होपलेस लिख दें आप। यहां पर आपको चौथे में आप होपफुल लिख देंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो आपको लग रहा है ना कि सही क्या है वो आप फिल करते हुए जा रहे हैं। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको फिल कर लेंगे, बाकी आप फिल कर लेंगे। ये मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पर सारे क्वेश्चन को एग्जैक्टली हम करके नहीं दिखा पाएंगे, आपको एक तरीका सिखा रहे हैं कि किस तरह से करोगे आप, ठीक है। अब 100% सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसमें और चीजें आपकी बच जाएंगी। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपको अच्छे से आप समझ में आ रहा है किस तरह से आ रहे हैं। जैसे इट वॉज एन, अब एन लगा हुआ है तो इंटरेस्टेड रहेगा या इंटरेस्टिंग रहेगा। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, अब ये वाला वहां पर आप फिल कर दोगे, ठीक है। डोंट बी सो केयरलेस हो जाएगा, तो ये इंटरेस्टिंग और केयरलेस यहां पर आप फिल कर दोगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग हो गया और ये केयरलेस हो गया, ठीक है। इस तरह से हम देख देख करके फिल कर देंगे, ओके। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का करेक्ट फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है। तो आंसर में जो सही है वही आपको लिखना है, ठीक है। ये सब आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है बेटा। आप देख लो कि कितने दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं। अब यहां आप आंसर नंबर डालो, यहां आप आंसर नंबर डालो, आंसर नंबर डालो 9। लो आंसर नंबर आपने क्या डाल दिया, 9 डाल दिया। अब 9 में भी आप 6 पार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 आपने डाल दिया।
अब इसमें देख लीजिए जो वहां पर सही हो यहां पर आप फिल करते जाइए, यहां पर आप लिख दीजिए। कहने का मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर आपको लिखना होता है। अब आप देख लीजिए, स्लो एंड स्टेडी विंस हो जाएगा, ये वाला सही है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। द नॉलेज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इज एसेंशियल, ठीक है, जरूरी है। राजू एज वेल एज हिज फ्रेंड, ये वाला इज हो जाएगा, गोइंग टू अ मूवी। द क्वांटिटी ऑफ द मैंगोज वॉज हो जाएगा, ये बहुत सही है। 4,000 रुपीज इज अ गुड सम, ये हो जाएगा। प्लकिंग फ्लावर्स इज फोरबिडन। तो यहां पर आपने देखा कि हमने जो जो फिल किया हुआ है वही चीज जो हमें सही लग रहा है, ये हमें सही लग रहा है, वही चीज हम वहां पर रख देंगे। विंस है, इज है, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या लिख दिया, यहां पर हमें लिख देना है विंस। अब आप इसको चाहो ब्लैक में लिखा हुआ है, आप ब्लू में कर लो, ठीक है, क्योंकि आंसर तो हमें ब्लू में लिखने होते हैं। तो आप यहां पर विंस आपने लिख दिया, यहां पर इज है, यहां पर भी इज है। इस तरह से जो आपको सही लग रहा है वो आप फिल करते चले जाएंगे। वॉज इज, ठीक है, तो ये वॉज हो गया, इज हो गया, इज हो गया। अब आपने देखा कितना इजी था, मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट, 1 ही मिनट लगेगा। आपको मैं समझा रहा हूं, वरना पेपर सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है कि रीराइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस। ये जो पेयर ऑफ सेंटेंस है ना, 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, यानी 2 जोड़ा दिया हुआ है, इनको ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। यहां पर दिया हुआ है कौन कौन सा, कि जिसके सामने जो लिखा हुआ है वही इस्तेमाल करना है, वैसा स्ट्रक्चर, वैसी बनावट सेंटेंस की इस्तेमाल करनी है और हमें सेंटेंस लिख देना है, ठीक है। एज वन सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन, तो ये हिदायत दी हुई है, इनको जोड़ करके हमें लिखना है। तो 10 में क्या है, 3 है, तो 10 में भी आप ऐसे डाल दो, यहां पर भी 3 आप डाल दो। अब देखो आंसर नंबर 10, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, यहां से ब्लू ले लेंगे पेन। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहना है, पहले में क्या है, दैट बैग इज वेरी हैवी, यह बैग बहुत ही वजनी है। आई कांट लिफ्ट इट, मैं इस बैग को नहीं उठा सकता। तो इस तरह से जब रहता है तो ये जो टू होता है ना, ये जो एडजेक्टिव होता है उससे पहले हम टू लगा देते हैं, तो ये स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है द बैग इज टू हैवी, ऐसे लिख देंगे द बैग इज। अब ये TOO जो एडजेक्टिव है उससे पहले हम ऐसे लिख देंगे, हैवी चूंकि एडजेक्टिव है तो हैवी से पहले लिख दिया, और दूसरा वाला जो टू है उससे वर्ब से पहले लिख देंगे टू लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब उठाना, तो ये हो जाएगा द बैग इज टू हैवी टू लिफ्ट, बैग इतना भारी है कि मैं उठा नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पर जो लिफ्ट है इससे पहले ये इन्फिनेटिव लग जाएगा, यानी इन्फिनेटिव इसको हम कह देते हैं, यानी वर्ब से पहले हम टू लगा देंगे। तो यही तरीका होता है इसके बनाने का बेटा, कि जो एडजेक्टिव है उससे पहले ये TOO वाला लगा देते हैं, और जो वर्ब होता है उससे पहले हम सिंगल ओ वाला टी लगा देते हैं। अब दूसरा, जैसे इट वॉज वेरी कोल्ड नो वन कुड वर्क, तो क्या लिखेंगे, इट वॉज टू कोल्ड टू वर्क। इट वॉज टू कोल्ड टू वर्क, इतना ठंडक थी कि कोई काम नहीं कर सकता था, तो इट वॉज टू कोल्ड टू वर्क। अब ऐसे लिख देंगे इट वॉज टू कोल्ड टू वर्क। देखो हो गया सेंटेंस आपका, ठीक है। अब थर्ड वाले में ही इज स्ट्रांग ही कैन फाइट हिज बैटल। अब इसको एनफ का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या करेंगे, एनफ स्ट्रांग के बाद लगा देंगे, ही इज स्ट्रांग एनफ टू फाइट हिज बैटल, ऐसे लिख देंगे ही इज स्ट्रांग एनफ, ही इज तो आपने क्या किया, ही इज स्ट्रांग एनफ टू फाइट हिज बैटल, वो इतना स्ट्रांग है कि अपने बैटल को खुद फाइट कर सकता है, अपनी जंग को खुद लड़ सकता है। तो आपने देखा आंसर नंबर 10 भी हो गया, कितना इजी है यार, देखो फटाफट कितना होते जा रहा है, ठीक है। आपको
ज्यादा इसमें टेंशन की बात नहीं है, कितना इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है तो यहां पर हम डालेंगे आंसर नंबर 11, ठीक है। अब यहां पर आप डाल दीजिए आंसर नंबर 11। आंसर नंबर 11। अब आंसर नंबर 11 में कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी 6 हैं तो यहां पर भी 6 आप ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये ब्लू वाला पेन ले लेंगे और जो जो कहा है वो वैसा करते जाएंगे हम। क्वेश्चन में क्या कहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का एप्रोप्रिएट फॉर्म भरना है, यानी मुनासिब शक्ल डालनी है वर्ब की। वर्ब की 3 शक्लें होती हैं, आपको ग्रामर में पढ़ाई जा चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आपको देखना है यहां पर क्या डाला जाएगा। हेयर डू वी तो आर नहीं लगेगा क्योंकि डू लगा हुआ है। हेयर डू वी गो, तो यहां पर ये गो भर गया, ठीक है। 2 and 2, तो 2 and 2 यहां पर क्या हो जाएगा, प्लूरल हो गया दोनों मिलकर के, तो यहां पर मेक हम लिख देंगे, यानी ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये वाला सही हो जाएगा, यहां पर ये वाला सही हो जाएगा। शी ऑलवेज है तो यहां पर गेट्स हो जाएगा। मिस्टर सिंह हैज बीन तो ये हो जाएगा टीचिंग हो जाएगा, ठीक है। आई है तो आई के साथ नो लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। डज है तो ये शी है, शी की वजह से यहां पर हम डज लगा देंगे। तो आपने क्या देखा, फटाफट देखो कितना जल्दी हमने कर लिया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में वहां पर अपने टिक लगा सकते हैं, लेकिन करना आपको एग्जाम उसमें है, ठीक है। वहां पर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर तो आपके पास आ जाएगा, तो उसमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। करना तो आपको अपनी कॉपी में है बेटा, तो ये ध्यान देना होगा। ये हमने क्वेश्चन पेपर में किया, अब हम फटाफट देख करके लिख देंगे यहां पर, ठीक है। पहले में क्या है, गो है, मेक है, ऐसे हम लिख देंगे फटाफट। हमने क्या लिखा, गो है, यहां पर मेक है, ठीक है, और क्या है, गेट्स है, टीचिंग है, गेट्स है, टीचिंग है, और इसी तरह से नो है और डज है। तो आपने देखा ना कि जो हमें फिल करना था सिर्फ हमें वही हमने फिल कर दिया, ठीक है। हमें क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे हम जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहे हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। यहां पर भी वही काम करना है भाई साहब, यहां पर भी ब्लैंक्स को फिल करना है, खाली जगहों को फिल करना है। WH क्वेश्चंस डाल करके, यानी यहां पर WH मतलब कि व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ, ठीक है, विच, इन सब के क्वेश्चन जो आते हैं उनसे हमें फिल करना है। जैसे लिखा कि मेनी बुक्स डिड यू रीड इन दिस मंथ, तो हाउ हो जाएगा कि कितनी किताबें, हाउ मेनी बुक्स। आर यू सो स्कैर्ड ऑफ मी, व्हाई आर यू, आप मुझसे इतना क्यों डरे हुए हैं। नोज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, हु आ जाएगा कि कौन जानता है इन सवालों के जवाब, ठीक है। ये 3 ही थे। अब आप वहां पर आंसर लिख करके तीन ही है, यहां पर लिख लो, आप ब्लैक लो यहां से। देखो पेन आपको ध्यान देना है कि पेन ब्लैक लेना है हेडिंग वगैरह डालने के लिए, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे आंसर नंबर 12, तो 1 2 3, ठीक है। तो पहले में क्या हमने किया है, पहले में हमने लिया है हाउ लिया है ना, हाउ मेनी, यही तो लिया हुआ है। हाँ, हाउ लिया हुआ है, मेनी तो लिखा ही हुआ था, हमने हाउ लिया हुआ है। पहले में हाउ लिया हुआ है, दूसरे में वाई और तीसरे में हु। वाई लिया हुआ है और ये हु। तो ये आपने देखा कि WH क्वेश्चन यहां पर फिल करने थे, हमने फिल कर दिया। कितना इजी है। अब ये आपका सेक्शन यानी क्वेश्चन 12 तक ये आपका सेक्शन C खत्म हो गया यहां तक, ठीक है। ग्रामर का जो पार्ट था ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब हम ग्रामर का पार्ट खत्म कर चुके हैं। अब आप अगर देखें इसको, हाँ ये देखें आप, इस तरह से अगर हम छोटा करके दिखाएं आपको, देखो कितना साफ साफ आपने आंसर लिखना शुरू किया है। या आंसर नंबर 8 से या आंसर नंबर 7 से आपने लिखना शुरू किया है, ठीक है। 7 का आंसर लिख दिया आपने, 8 का लिख दिया, 9 का लिख दिया, 10 का लिख दिया, 11 का लिख दिया, 12 का लिख दिया,
ठीक है, ये सब ग्रामर के थे। देखो ऐसे जब लिखा रहता है ना तो एग्जामिनर खुश हो जाता है। जब कहीं आप पूरा कॉपी करके, क्वेश्चन कॉपी करके फिर उसी कलर से आप फिल भी कर देते हैं, एग्जामिनर को सही से मतलब देख नहीं पाता है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, चेक करने बैठता है तो उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, भटक जाता है, पता नहीं लगता है कि भाई क्या बच्चे ने फिल किया है, वो ढूंढता रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, एग्जामिनर गुस्सा हो जाता है और आपके मार्क्स को काट लेता है, डिडक्ट कर लेता है। कई दफा तो ऐसा होता है कि वो पढ़ ही नहीं पाता है, उसकी वजह से काट लेता है कि भाई हम तो पढ़ ही नहीं पाए, तो उसके पास रीजन होती है कि हम तो समझ ही नहीं पाए थे कहाँ फिल किया है, कहाँ भरा है। तो आप बेटा जो जवाब भरना है ना, जो फिल करना है, ब्लैंक को डालना, ब्लैंक में डालना है, वही चीज आप डालो। आप एक्स्ट्रा डाल करके ना अपना बर्डन अपने ऊपर बोझ बनाओ और ना ही एग्जामिनर के ऊपर बोझ बनाओ। तो जितना कहा गया उतना आपको काम करना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, सेक्शन डी में हम जाएंगे। अब यहां पर आप ब्लैक पेन से आप सेक्शन डाल दोगे, ठीक है, आप यहां पर सेक्शन डाल दोगे। अगर इससे पहले हमने सेक्शन नहीं डाला तो यहां पर 7 से पहले भी हमें सेक्शन डालना होगा, ठीक है। यहां पर भी आप सेक्शन डाल दो। ये सेक्शन सी था, ठीक है, हम सेक्शन सी को सॉल्व कर रहे थे, तो सेक्शन सी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे सेक्शन डी को सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन डी यहां हम लिख देते हैं 11, 12 ये खत्म हुआ है, यानी जहां पर सेक्शन खत्म होगा तो पेज आप बिल्कुल से चेंज कर लेना। अगर पेज में जगह के चाहे जितनी बाकी हो पर पेज चेंज कर लेना, सेक्शन जैसे चेंज होगा पेज चेंज कर लेना। अब यहां पर आप लिख देना सेक्शन डी। ये सेक्शन डी। अब सेक्शन डी आंसर नंबर 13 से स्टार्ट होगा, ठीक है, आंसर नंबर 13 से स्टार्ट होगा। तो लिख दो आप आंसर नंबर 13। आंसर नंबर 13 से आपके स्टार्ट होगा ये सेक्शन डी। अब हम देखते हैं आंसर नंबर 13 में क्या है। हाँ, ये चूंकि आपका ये लिटरेचर का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, लिटरेचर का, यानी जो आप बुक पढ़े हैं ना 100% आपके बुक से इसमें क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो इस बुक के आपके जो टेक्स्ट दिए हुए थे उसके 2 पैसेज रहेंगे और उनमें क्वेश्चन बने रहेंगे, उसका आंसर देना रहेगा। और एक पैसेज आपकी पोयम से रहेगा, उसमें क्वेश्चन बने रहेंगे। कहने का मतलब 3 तो आपकी पैसेज रहेंगे, यानी 4 3 12, यानी 4 नंबर के रहेंगे, तो 12 नंबर के तो आपके खाली पैसेज पर बेस्ड रहेंगे, वो पैसेज आपने पढ़ रखे हैं। जैसे आप ये देखें, अब क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है और 13 में कितने दिए हुए हैं, ए बी सी डी, आप यहां पर लिख लें। 13 में क्या दिया हुआ है, ए बी सी और डी। तो जो आपको फिल कर आंसर देना है, देखो क्या करना है, यहां लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है कि रीड द एक्सट्रैक्ट, यानी ये इक्तबास पढ़िए, ये इक्तबास पढ़िए, गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। ग्रैंडफादर केम एट वंस, ही लुक्ड एट माई फिंगर एंड देयर वॉज अ ब्लू मार्क, विदाउट अ वर्ड ही टूक मी इन हिज आर्म्स एंड स्टार्टेड रनिंग, ही रैन अक्रॉस द गार्डन। आप देख रहे हैं, अच्छे से आपको याद होगा कि ये चैप्टर कहां से लिया है। ये चैप्टर वही है ना, स्नेक बाइट, और आमतौर पर चैप्टर का नाम भी लिखा रहता है। सेकंड वाला चैप्टर है ना, शायद फर्स्ट चैप्टर है स्नेक बाइट, यहीं से शुरुआत हुई थी ना हमारी इंग्लिश पढ़ने की, पहला चैप्टर स्नेक बाइट, तो वहीं से पैसेज लिया गया है। अब देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द ब्लू मार्क ऑन द नैरेटर्स फिंगर। नैरेटर यानी जो बयान कर रहा है स्टोरी, उसके फिंगर पर, उसके उंगली पर किस तरह के ब्लू निशान थे। तो ब्लू निशान क्या थे, यहां पर क्या कहा है, he looked at my finger and there was a blue mark, without a word he took me in his arm and started running, he ran across the garden and through the paddy field, he ran and ran, did not stop until he reached a small house quite some distance away from home, then he shouted for man who lived there। अब आपको स्टोरी ये याद होगी, अब आपने पढ़ लिया, ब्लू मार्क उनके फिंगर पर लगा हुआ था, तो वो ब्लू मार्क कहां से था। अब जरूरी नहीं कि जो पैसेज आप पढ़ेंगे 100% आपके जवाब इसी में लिखे हुए हों, ठीक है, बस पर ये बेस जरूर होता है, एक बुनियाद होती है कि आगे पीछे, जैसे ब्लू मार्क लगे थे ना, तो ब्लू मार्क किस चीज का था, आप कहेंगे कि किस चीज ने, एक हनी बी ने काट लिया था ना, डंक मारा था, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। आंसर यहां पर लिख देंगे कि द मार्क इट वॉज अ हनी बी, तो एक शहद की मक्खी ने उनको डंक मारा था, तो हनी बी
हनी बी स्टिंग। ब्लू मार्क क्या था? इट वॉज अ हनी बी स्टिंग। ठीक है, तो ये यहां से बस आप हनी बी स्टिंग कह देंगे, ये आपका आंसर हो गया। वहां पर नहीं दिया हुआ है, ब्लू मार्क लिखा हुआ है, लेकिन अब आगे पीछे चूंकि आपने बुक पढ़ रखा है और ट्रांसलेशन के थ्रू पढ़ रखा है, तो सारा बुक आपको समझ में आया हुआ है, सारा टेक्स्ट आपको समझ में आया हुआ है, तो यहां से ऐसे आप आंसर लिख देंगे। व्हाई डिड द ग्रैंडफादर पिक अप द बॉय एंड स्टार्टेड रनिंग? ग्रैंडफादर ने बच्चे को क्यों उठाया और दौड़ने क्यों लगे? तो क्या लिखेंगे हम? इसका आंसर यहां पर ये लिख देंगे कि ये यहां से आंसर लिख देंगे कि ही लुक्ड एट हिज फिंगर। यहां पर हिज लिख देंगे, एट हिज फिंगर एंड देयर वाज अ ब्लू मार्क विदाउट अ वर्ड ही टूक हिम, मी की जगह पर हिम लिख देंगे, इन हिज आर्म्स एंड स्टार्टेड रनिंग। तो ये यहां से यहां तक इसी में से देख करके हम लिख देंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसी में आपको मिल जाएंगे, कुछ चीजें इसमें मिल जाएंगे और कुछ चीजें हो सकता है कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, क्योंकि जो टेक्स्ट दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, उसी के आगे पीछे जवाब मिलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि 100% मिल ही जाए इसी में, लेकिन आगे पीछे जवाब मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला आप लिख देंगे यहां से कि ही लुक्ड एट हिज फिंगर, यहां से लेकर के कि ही लुक्ड एट हिज। अब ये लिखने में तो बड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस तरह से आपको जवाब ढूंढ लेना है। अब सी वाले में है, जैसे सी वाला क्वेश्चन क्या है यहां पर कि वेयर वॉज ही रनिंग टू? तो वो कहां दौड़ के जा रहे थे? ठीक है, ही रैन एंड रैन he until he reached a small house quite some distance away from our home। ठीक है, तो वो कहां दौड़कर जा रहे थे? he was running to a small house, हाँ, which was a doctor's house, या जो एक डॉक्टर का हाउस था, या यहीं से आप लेकर के लिख देंगे, कोई मसला नहीं है। आप यहां से लेकर के ही ran and he did not stop until he reached a small house quite some distance away from hometown। तो ऐसे ही आप लिख देंगे, अपने पैसे से लेकर के लिख देंगे। ठीक है, या अगर आप अलग से बनाना चाहें तो लिखेंगे कि he was going या he was running to a doctor's home, डॉक्टर के घर की तरफ दौड़ रहे थे। ठीक है, आप इस तरह से बना करके लिखेंगे, बाकी इसी को लिख सकते हैं। ठीक है, कि एक घर के पास वो दौड़ करके रुके, और वो घर किसका था? इट वॉज द डॉक्टर्स हाउस। आगे है व्हाट डिड द मैन डू? उस आदमी ने क्या किया? उस आदमी ने क्या किया? उस आदमी ने कुछ दवाएं वगैरह दी, है ना, ही गेव सम मेडिसिन और व्हाट, या उसने कुछ किया। तो ये आपने इसमें से ढूंढ करके आंसर देना। तो आपने देख लिया कि ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब 13 के बाद हम 14 पे आ जाएंगे, इस तरह से आपको आंसर इसके दे देने हैं। अब हम 13 हो गया हमारा, 14 पे आ जाएंगे। आंसर नंबर 14, आंसर नंबर 14 ये भी एक्चुअली एक पैसेज ही है, जैसे वो पैसेज लिया गया था ऐसे ये भी एक पैसेज है। तो इसमें भी मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन तो दिए होंगे, ABCD इसमें भी दिया होगा। ठीक है, क्योंकि सेम है, तो ये A B C और D ऐसे। तो इसमें भी आपको पैसेज पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर देना है। लिखा हुआ है कि हु इज द स्पीकर ऑफ द एबव पैसेज? इस पैसेज का स्पीकर कौन है? ये विलेज फार्मेसी वाला चैप्टर है। लिखा हुआ है कि इट्स ट्रू दैट वी विलेजर्स कॉल्ड द नीम ट्री आवर विलेज फार्मेसी। ये हम नीम ट्री को विलेज फार्मेसी कहते थे। तो यहाँ पर नरेटर कौन है? ठीक है, स्टोरी कौन बयान कर रहा है? तो वो आप जानते हैं कि ग्रैंडफादर है। ठीक है, स्पीकर कौन है? ग्रैंडफादर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप द स्पीकर इज ग्रैंडफादर ऐसे हम लिख देंगे। यहाँ पर हम पेन ब्लू ले लेंगे। तो यहां पर सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, सारे आंसर यहां पर ढूंढ करके ही लिखने हैं। ये सब जो भी क्वेश्चन है इन सब के आंसर ढूंढ करके लिखने हैं, अलग से नहीं है। ठीक है, अलग से सोचना नहीं है, बस आपको इन्हीं में से पढ़ना और इनमें से ढूंढ करके लिख लेना है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हेडिंग डाल देंगे, क्वेश्चन नंबर 15 यानी आंसर नंबर 15। और ये भी चूंकि पैराग्राफ है तो इसमें भी कुछ 4 क्वेश्चन बने हुए होंगे। ठीक है, ये भी पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ पोएम का है। ठीक है, ये पोएम दी हुई है, पोएम की लाइनें दी हुई हैं और पैराग्राफ उसका है। ठीक है, तो यहां पर भी हम ABCD डाल देंगे, ABCD 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर के होंगे। पहला पूछा हुआ है कि हु इज द पोएट। ये जो लाइनें दी हुई हैं कि वीवर्स वीविंग सोलेम एंड स्टिल। ठीक है, जो वीवर थे, जो लाहे थे, बुन रहे थे बहुत ही खामोशी से, सुकून से।
तो ये पोएम किसने लिखी है? तो सरोजिनी नायडू, नेम द पोएट। पोएट कौन है? सरोजिनी नायडू है। तो आप ऐसे लिख देनी है। आप ब्लू ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास वही पेन होता है, इसलिए आप सरोजिनी नायडू। तो इस तरह से आपको जवाब लिखना है, ठीक है। तो ये जवाब आपको कहीं ना कहीं इस में मिल जाएंगे। जैसे लिखा है वाई आर द वीवर्स सॉलेम एंड स्टिल वाइल वीविंग। तो वो सॉलेम एंड स्टिल क्यों हैं, खामोश क्यों हैं और गमजदा क्यों हैं? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? आर डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। ये यहां से आंसर लिख देंगे, बिकॉज दे वीव आर डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यों ऐसा कर रहे हैं वो, क्यों उदास है, गमगीन है? क्योंकि एक मुर्दा की कफन को सिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आंसर लिख देंगे बिकॉज लगा करके, बिकॉज दे वीव। तो ऐसा करके लिख देंगे बिकॉज दे वीव आर डेड मैन्स श्राउड। तो आपको आंसर इसमें मिल जाएगा, ठीक है, अलग से ढूंढना नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 15 हो गया, तो आंसर नंबर लिखेंगे हम 16, ठीक है। आंसर नंबर 16 लिखेंगे। अब 16 में क्या करना है हम देख लेते हैं। 16 में लिखा हुआ कि कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज दैट फॉलो। अब ये यहां पर चूज करके लिखना है। यहां पर भी एक तरह से समझो कि ऑप्शन को ये दिए हुए अकॉर्डिंग टू एपीजे अब्दुल कलाम, व्हेन डिड इंडिया गेट इट्स फर्स्ट विन। हिंदुस्तान अपनी सबसे पहली आजादी कब पाई, ठीक है, सबसे पहली जीत कब हासिल हुई, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहां पर भी ए, यहां पर आप देख लो ए बी सी सी, यानी 3 है। पहले में कितने हैं? 3 है। तो आप ए बी और सी कौन कौन सही है, अब इसमें आप कर लोगे। अब इसमें ये कैपिटल से लिखा हुआ है। पहले में यहां पर देखो कौन सा सही है। लिखा हुआ है कि व्हेन इंडिया स्टार्टेड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हेन इंडिया स्टार्टेड इन्वेडिंग अदर कंट्रीज। कौन सा सही है? व्हेन इंडिया बिकेम अ पावर हाउस, व्हेन इंडिया बिकेम अ डेवलपिंग कंट्री। जब इंडिया डेवलपिंग कंट्री बना तब वो उनके नजदीक की उनको एक पहली आजादी मिली हिंदुस्तान को, ठीक है। तो यहां पर पहले में क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लू कर लेंगे और लिख देंगे डी। तो जो ऑप्शन सही है सिर्फ वो ऑप्शन आपको लिख देना है डी, ठीक है। ऑप्शन आपको लिख देना है डी, ये सही है। आगे में देखना, हाउ कुड अ प्रिजनर एस्केप फ्रॉम द 2 कांस्टेबल। 2 कांस्टेबल से कैसे वो छूट गया? द कांस्टेबल वर बिजी ईटिंग देयर मील, दे वर ओवरपावर्ड बाय द प्रिजनर, दे गॉट अफ्रेड ऑफ द टाइगर। तो ये सी वाला ऑप्शन सही है ना। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है कि वो टाइगर से डर करके भाग गए थे, हवलदार उसे छोड़ करके। तो ये यहां पर सी वाला ऑप्शन सही है। हाउ डिड सलीम लर्न स्टोन कार्विंग। स्टोन कार्विंग कैसे वो सीखा था? हिज मास्टर टॉट हिम, ही अटेंडेड अ फेमस स्कल्प्टर्स वर्कशॉप, ही प्रैक्टिस सेक्रेटली फॉर 2 years, ठीक है। ही वॉज गॉड गिफ्टेड। तो ही सेक्रेटली, वो चुपके चुपके प्रैक्टिस करता था ना, पिछले 2 सालों से वो प्रैक्टिस करता रहा था। अब सी वाले में सी सही है। अब आपने देख लिया ए भी, ये इस तरह से जो सही था हमने लिख दिया। अब आंसर नंबर आ रहा है हमारा, तो 16 हो गया। अब हम आएंगे 17 की तरफ। 17 की तरफ आएंगे। 17 में क्या है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 1 और 2 सेंटेंसेस। 1 या 2 जुमलों में इनका जवाब देना है। 2-2 नंबर के हैं, 2 जुमलों में जवाब देना है। बाकायदा लिखे हुए हैं कि किस चैप्टर से। यही है टर्मिनल क्वेश्चंस बेटे, जो आप पढ़ रहे थे ना कि टर्मिनल क्वेश्चन कहाँ आ रहे हैं सर, कहाँ आ रहे हैं, ये है टर्मिनल क्वेश्चंस आपके, यही वाले हैं। ये सब टर्मिनल क्वेश्चन से ही लिए जा रहे हैं। जैसे 17 आपको मिलेगा, 18 मिलेगा, 19 मिलेगा। ये 3 क्वेश्चन आपके टर्मिनल क्वेश्चन से ही, आसपास टर्मिनल क्वेश्चन के ही क्वेश्चन होते हैं, या बुक के क्वेश्चन, बुक की चैप्टर पर क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। जैसे लिखा हुआ ना कि हाउ वाज द स्क्वायरल हेल्पिंग राम। स्क्वायरल राम की मदद कैसे कर रहा था? तो वो कैसे कर रहा था कि वो भी स्टोन को अपनी उसमें चोंच में अपने दांत से पकड़ करके लेकर आ रहा था, ठीक है, घर बनाने के लिए, उनके होम को बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जवाब दे देंगे। तो ये सब क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे ए बी सी और हाँ, तो ये 3 क्वेश्चन हैं। 3 क्वेश्चन है, लेकिन करना कितना है आपको? 2 करना है। ध्यान में रखना, सिर्फ 2 ही करना है। जितना लिखा है उतना ही करना है। ये नहीं कि अब 3 के तीनों हमें जवाब देना है। कितना करना है? सिर्फ 2 करना है बेटा। ध्यान में रखना कि हमें सिर्फ 2 करना है। तो यहां पर आप जिस तरह से इसमें डाला हुआ है ए बी सी, मान लो आपको ये ए का आंसर पता है, सी का आंसर पता है, तो आप ऐसे लिख देना, यहां पर लिख देना
यहां पर आप ब्लैक से ही ले लेना इसको, या आप इसको ब्लैक से ले लेना, ठीक है। अब इसका आंसर ले लेना और सी का पता है, सी का आंसर लिख लेना, ठीक है। अब यहां पर इसको लिख लेना, ठीक है। इट वॉज हेल्पिंग राम, राम की मदद कर रहा था गिलहरी, कैसे कर रहा था, बाई कैरिंग अ स्टोन इन हिज माउथ, अपने मुंह में पत्थर ले जा करके ले जा रहा था, कैरी कर रहा था, टू मेक, घर बनाने के लिए, ठीक है। तो छोटे छोटे इसमें सेंटेंसेस हो जाएंगे, छोटे छोटे 1 या 2 सेंटेंस में बात हो जाएगी। ऐसे आपको ये सवाल के जवाब लिखने हैं, ठीक है। तो ये 17 हो गया और ऐसे ही 18 हो जाएगा। आंसर नंबर 18 हम लिख लेते हैं। तो आंसर नंबर 18 में कितने जवाब आपको देने हैं, आप देख लें। आंसर नंबर 18 में लिखा हुआ आंसर एनी टू, यहां पर भी बेटा 2 ही का जवाब देना है 30 से 40 वर्ड्स में। 30 से 40 वर्ड का मतलब हो गया कि 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस, ठीक है, जितने में आपका हो जाए लगभग। जैसे हाउ डिड कौंडिबा बिकेम अ हीरो, कौंडिबा हीरो कैसे बना, तो आप जानते हैं कि कौंडिबा ने मदद की थी ना। कौंडिबा बीइंग अ ब्लाइंड मैन, एक अंधा होने के बावजूद ही इंस्टेंटली जम्प्ड इनटू द वेल, वो फौरन ही कुएं में जंप कर गया, एंड ही सेव्ड अ लाइफ ऑफ ड्राउन्ड मैन, ठीक है, ड्राउनिंग मैन, एक डूबते हुए इंसान की उसने जान बचाई थी, ठीक है। तो वो हीरो बन गया था इस तरह से। तो ये है कहानी, मतलब आपने पढ़ रखा है, वही से सारे क्वेश्चन हैं। अब मान लिया आपको इसमें बी और सी के आंसर आ रहे हैं, आपको 3 ही क्वेश्चन है और 2 के करने हैं, ठीक है। तो बी और सी के आंसर आप यहां पर लिख देंगे, लिखेंगे बी और सी, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आप लिख देंगे, यहां पर लिखना आपको ब्लू से ही है, ठीक है। अब ऐसे आप इसके आंसर लिख देंगे, जो भी इसका आंसर होगा आप इसे लिख देंगे। तो आंसर नंबर 18 हो गया। अब हम चलते हैं आंसर नंबर 19 की तरफ। आंसर इसमें क्या करना है बेटा, आपको सिर्फ एक का जवाब देना है, और ये है एक्चुअली 100 वर्ड में है, यानी 1 पेज में आपको लिखना पड़ेगा जवाब। जो भी क्वेश्चन होंगे उनका 1 पेज में लिखना होगा, और एक ही करना होगा। आपको यहाँ 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, सिर्फ एक का जवाब आपको लिखना है। जैसे डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन केजिया एंड हर फादर, केजिया और उसके फादर के बीच में क्या रिश्ता था, जो रिलेशनशिप था वो किस तरह का था, उसको आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप आंसर नंबर डालेंगे, जैसे 19 का आप ब्लैक से ले लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर 19, और 19 का मान लो ए ही आप लिखने जा रहे हैं, तो आप ए लिख देंगे, ठीक है। ए आप लिखने जा रहे हैं, अब इसका आंसर आप लिखेंगे यहां से, ठीक है। देयर वॉज अ वेरी, शुरू में तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही डरावना माहौल था, स्कैरी सिचुएशन, एक बहुत ही डरावना माहौल था उनके घर में। केजिया was scared of her father, अपने बाप से वो डरी रहती थी। She thought, उसे लगता था, मतलब ये कि हम पूरा जवाब तो लिखने जा नहीं रहे, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस तरह से बेटा हम जवाब लिख देंगे। आपको ए वाला आ रहा था, ए वाले का जवाब आ रहा था, मैंने अभी ए वाले का लिख दिया, आपको बी वाले का आ रहा है, बी वाले का लिख दिया, लेकिन एक ही का लिखना है। तो ये आपका 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपका। अब ये आंसर नंबर हमें 20 लेना है, ठीक है। अब 20 में क्या कह रहा है कि कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब इसमें जो ऑप्शन सही होगा ना वही ऑप्शन आपको लेना है, ठीक है। जैसे यहां पर ए बी, हाँ तो 2 ही हैं, 2 ही इसमें दिए हुए हैं, इसमें से 2 में से जो आपको सही हो 2 फिल कर देने हैं। यहां पर आपको आंसर नंबर डालने हैं 20, यहां पर आप लिखिए आंसर नंबर 20, यहां पर ए बी। अब ए बी में क्या क्या सही है, जो सही है वो आप फिल कर दीजिए।
अच्छा, यहाँ पर हमें स्मॉल से लेना है और ये कैपिटल से लेना है। ये इस बात का ध्यान रहे कि हमें लेना कैसे है। ये हमें स्मॉल से लेना है, जो फिल करना है वो कैपिटल से लेना है हमें, ठीक है। ये हम स्मॉल से ले लेंगे और जो फिल करना है यहाँ पर कैपिटल से ले लेंगे, जो सही होगा, ठीक है। अब क्या सही है, जैसे पहले वाले में देख लेंगे हम। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द पोएम माई ओनली क्राई द चाइल्ड वांट्स। माई ओनली क्राई में जो पोएम है, बच्चा चाहता है, क्या चाहता है? पीपल टू स्टॉप मेकिंग ऑर्नामेंट्स, टू गो आउट एंड प्ले विद फ्रेंड्स, टू गो टू अ स्कूल, टू अकम्पनी हर पेरेंट्स टू मार्केट फेयर। तो लोगों से वो क्या कहता है कि वो आवाज़ बंद कर दें, शायद आवाज़ के बंद करने के बारे में बात हो रही है ना। तो ये हो जाएगा पीपल स्टॉप मेकिंग, हाँ, ये वो हथियारों को, असलहों को बनाने के बारे में हो रही है कि भाई देश बर्बाद हो रहा है तो असलहा बनाना बंद कर दो। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम ए डाल देंगे, ठीक है, इसमें ए हमारा सही हो गया, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, तो आप देख रहे हैं कि ये भी जो है आपके चैप्टर पर ही है। ये मतलब ये है कि पूरा लिटरेचर ही है। ये 30 नंबर आपके लिटरेचर पर है। अब प्रेयर फॉर हीलिंग, जो प्रेयर है हीलिंग का, वो किसके हीलिंग के लिए बारे में, किसकी सेहतयाबी की दुआ की जा रही है। सेविंग अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, प्रेइंग टू गॉड, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, केयरिंग फॉर उन्स। तो ये वाला, इसमें भी यही वाला सही है कि अर्थ और फिजा को बचाने की बात की जा रही है। तो इसमें भी ए वाला ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर भी आप ए लिख देंगे। इस तरह से आपने देखा कि पूरा पेपर हमने सॉल्व कर दिया है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब आपको पूरा फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा कि ये जो 17 है, 18 है, 19 है, ये जो तीनों हैं 17, 18 और 19, ये तीनों क्वेश्चन आंसर के हैं। ये आपको याद होने चाहिए कि ये तीनों क्वेश्चन आंसर के हैं, ठीक है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, इसमें भी 2 क्वेश्चन करने हैं और इसमें 1 क्वेश्चन करने हैं। तो 2, 2, 4 और 1, 5 क्वेश्चन हैं जो आपके टर्मिनल क्वेश्चन से लगभग आते हैं और यही क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं कि सब फिल द ब्लैंक्स है या कहीं ये ऑप्शन चॉइस के लिए आता है। तो जो चॉइस के लिए आता है, जो सही है वही आपको चुन लेना। आंसर नंबर 20 डाल करके ए का ए सही है, बी का ए सही है, आपने फिल कर दिया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये आपके हमने 2 सेक्शन करा दिए, यहाँ पर सेक्शन सी और सेक्शन डी हमने करा दिया। इससे पहले हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी करा रखा है। इससे पहले वाले में देखा होगा आपने करा रखा है, तो उसमें थोड़ी डिटेल से बहुत सारी बातें हम बताए थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया था। अदरवाइज पेपर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप जान लो कि पेपर बहुत ही ईजी आपका होता है। अगर आप अपने दिमाग में ये बिठा लोगे ना कि पेपर मुश्किल होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाए। पेपर होता बहुत ईजी है, वाकई में पेपर बहुत ईजी होता है। आपने देखा ग्रामर सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। ग्रामर सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है, फटाफट हो रहा है। देखो, जो फिल करना है फटाफट फिल कर दो। ग्रामर सेक्शन में सारी चीजें सामने दी गई, उन्हीं को देख देख करके फिल करना है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 तक ग्रामर सेक्शन में था। क्वेश्चन 13 से लेकर के 20 तक, ये 7 क्वेश्चन ये उसमें आ गए हैं, डी में आ गए हैं। ये लिटरेचर बेस्ड थे, ये सिर्फ लिटरेचर थे जो आपने लिटरेचर पढ़ रखा है। तो आपने देखा कि कितने बेहतरीन तरीके से हमने काम कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है बेटा। जब तक आप खुद नहीं करोगे ना बैठ करके, आप खुद से बैठ करके पेपर सॉल्व करो। आपको अनसॉल्व पेपर यहाँ से मुहैया करा दिए जाते हैं, अगर आप मांगोगे तो आपको और दे दिया जाएगा, वैसे भी आपको दे दिया गया होगा। आप इनको बैठ करके प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। देखो कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर हम बोर्ड पर करा रहे हैं, आपको देखने में लग रहा होगा कि हाँ मतलब हो जा रहा है। आप खुद से करो ना, तब आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हमें क्या करना है, राइट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।